हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। मदन मोहन जी की कहानी दौड़। घर घर जाकर अखबारें बांटने वाले छोकरे का नाम साईदास है। उसकी आयु 17 वर्ष के करीब है, लेकिन चेहरे पर दाढ़ी मूछ अभी पूरी तरह नहीं निकली। सिर पर वह खादी की टोपी पहनता है, मगर उसकी लंबी चोटी टोपी के बाहर ऐसे लटकती है मानो किसी ऊंची परछत्ती पर पड़ी टोकरी तले दबे सांप की दुम नीचे लटक रही हो। उसके गले में काले धागे में बंधा चांदी का तावीज पड़ा है। कानों में सोने की नैतियाँ है। उसका शरीर तगड़ा है। उसके पैरों की जूतियाँ और मोटे कपड़े देखकर कोई भी अनुमान लगा सकता है कि साईदास हमारे पहाड़ों का वासी है। पिछले 4 महीनों से वह हमारे घर अखबार देने आ रहा है। गर्मियों की जलती दोपहर को जब उसके साइकिल की घंटी टनटनाहट सुनाई देती तो मैं पंखे के नीचे लेटी अपनी पत्नी से कहता, उठो, सुराही से एक गिलास ठंडा पानी ला दो। अखबार बाबूजी, अंदर ले आओ। साईदास साइकिल दीवार के सहारे खड़ा करता है और पसीने से लथपथ सूखते होठों पर बार बार जबान फेरता, मिट्टी धूल से सना लंबे निश्वास छोड़ता भीतर चला आता है। उदासी तो वैसे भी उसके चेहरे पर छाई रहती है, पर उस समय उदासी के अतिरिक्त खीज, घृणा और चेहरे पर जमी धूल की परत के कारण उसकी शक्ल इस कदर बिगड़ी हुई होती है कि अगर कोई रोता हुआ आदमी उसे देख ले तो अनायास हंस पड़े, और यदि कोई हंसने वाला देख ले तो कई दिन हंस न सके। क्या हालत हो गई है बेचारे की। धन्य है इसकी कमाई। मेरी पत्नी उसे ठंडे पानी का गिलास देती है, जिसे वह एक ही सांस में खाली कर देता है और फिर गिलास नीचे रखकर जूते उतार कर दरी पर बैठ जाता है। सिर से टोपी उतारता है, कुर्ते के बटन खोलता है और पल भर पंखे की हवा लेकर एक लंबा सांस खींचता है और बड़े दुखी स्वर में कहता है, ये सब उसकी करनी का फल है। किसकी करनी का साईदास? मेरी पत्नी ठुड्डी पर हाथ रखे उससे पूछती। उसकी करतूतों का बहन जी, जो बनता तो मित्र है लेकिन उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं मेरा। ये कहकर वो एक पल मौन रहता है, घुटनों पर सिर रख कर आंखें मूंद लेता है और पहाड़ों की स्मृतियों में खो जाता है। कहा वह देवदारों और चीड़ों की ठंडी छा, फर चलती हवा के झोंके, कल कल बहते चश्मे, सफ़ेद धुंध और हरे भरे मैदान, और कहा ये चारों तरफ उड़ती धूल और आग बरसाता आसमान। 1000 मिन्नतें की थी, कम खाकर गुजारा कर लेंगे, पर वह नहीं मानता। बस यही जिद लगाए रखता है कि थोड़ी तकलीफ़ और सह ले। विपदा के कुछ दिन ही रह गए हैं, फिर तू भी मेरी तरह स्वर्ग का आनंद लेगा। तेरे पास भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहने दूंगा मैं। तेरे लिए शानदार बंगला ले देंगे, सैर के लिए मोटर होगी, लोग विवाह करते हैं, तुम स्वयंवर रचाना, सारी उम्र ऐश करना। क्या लेना है पहाड़ों में जाकर? सारी उम्र हाड़ तोड़ मेहनत करो और खाने को वही सत्तू और मक्का की मोटी रोटी, वो भी कोई जीना है? तो तुम्हारा मित्र कोई बड़ा आदमी है? मेरी पत्नी बड़े आश्चर्य से पूछती। बड़ा होगा तो अपने लिए। मैंने आज तक उसका कोई बड़प्पन नहीं देखा, केवल बातें ही सुनी हैं जिनमें ठगी और झूठ है, सच लेश मात्र नहीं। यदि ऐसी बात है तो तू उसे छोड़कर चला क्यों नहीं जाता? ऐसे दोस्तों का क्या फ़ायदा जो दूसरे का दुख दर्द न पहचान सके। बस यही खराबी है मुझ में बहन जी, मैं उसे छोड़कर जा नहीं सकता। आप ये मान ले कि उस दुष्ट ने मुझे जादू के बल पर बेबस कर रखा है। 1 साल से वह मुझे अपने पीछे दौड़ा रहा है। दौड़ दौड़ कर मैं अधमरा हो गया हूँ। इतना कहते कहते साईदास का गला भर रहा आता है। वो घूंट से भरने लगता है। इससे पहले कि उसकी आंखों से आंसू छलक उठे, वो पैरों में जूतियाँ फंसाकर झट बाहर चला जाता है। देर तक उसकी घंटी की आवाज़ आती रहती है। बेचारा, कैसी विवशता है अभागे की। मेरी पत्नी उसके दुख में द्रवित हो उठती। कैसा चांडाल मित्र है इसका, जो स्वयं तो बंगले में रहता है और इसे 60-70 रुपए की नौकरी में धूप में झुलसा रहा है। वो मेरी ओर देखती है, किंतु उसे उत्तर दिए बिना अखबार में डूब जाता हूँ। अखबार बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अकाल की लपेट में आए दाने दाने को तरसते लोगों के चित्रों से भरा पड़ा है।
मैं कुछ देर अखबार के पृष्ठ उल्टाता रहता हूँ और फिर तनिक उदास होकर उसे एक तरफ पटक साईदास के विषय में सोचने लगता हूँ। साईदास ने अपने वैरी मित्र के बारे में मुझे कई बातें सुनाई हुई है। एक बार उसने मुझे बताया था कि साल भर पहले एक दिन वह उसकी बातों में फंसकर खेत खलिहान घर बाहर और बूढ़े माँ बाप को छोड़कर शहर की धूल चाटने चला आया था। बाबूजी, उसने पीड़ा भरे स्वर में सारी बात खोलते हुए बताया था। मेरी ये दौड़ तब शुरू हुई थी जब मैं अपने खेतों में धान की रोपाई कर रहा था। मेरे हाथ पांव कीचड़ से सने हुए थे। मेरा बुरा हाल देखकर मेरा दुश्मन ठहाके लगाता लगाता बेहाल होने लगा। तू मूर्ख है, उसने पुनः जोरदार ठहाका लगाया। तू मिट्टी गारे में अपनी जिंदगी नष्ट कर रहा है। तेरे पूर्वजों ने भी यही किया और उन्होंने भी अपना जन्म अकारण गंवा दिया। तुम्हें फिर भी अक्ल नहीं आई? लानत है तेरे जीने पर। ये भी कोई जीना है? तो फिर क्या होता है जीना? जीना सीखना है तो खेत की मिट्टी से बाहर निकल, हाथ पैर धोकर साफ करो, पाँव में जूता पहनो और मेरे पीछे आओ। पर कहाँ ले चलोगे तुम? मैं तुझे वहाँ ले चलूँगा जहाँ लोग जीते जी स्वर्ग का आनंद लूटते हैं, जहाँ गगनचुंबी भवन है, चमचमाती सड़कें हैं, खनकते रुपयों का संगीत है। यदि तू अपना जीवन संवारना चाहता है तो मेरे पीछे चला। मुझ पर विश्वास रखो, मेरी बात मानोगे तो एक दिन लाखों में खेलोगे। तेरे पास भी 4 मंजिला कोठी होगी, मान सम्मान होगा। भला ये भी कोई जीवन है जो तुझ जैसे मूर्ख इन गाँव में व्यतीत कर रहे हैं? बाबूजी, मैं उसकी बातों में आ गया। मैंने खेत त्याग दिए और इसके पीछे भागने लगा। और अब मेरे भटकाव का 1 साल होने को आया है। मैंने लोगों के घरों में बर्तन साफ किए, कूलीगिरी की और भी कई तरह की नौकरियां की और अब पिछले 4 महीनों से अखबारें बेच रहा हूँ। 1 साल में यहाँ जितनी जान हलकान की है, इतनी मेहनत अगर खेतों में की होती तो कोठार भर लेता अनाज से। ईश्वर ही जानता है मेरे खेत किस हाल में होंगे। बापू से तो खेत ज़मीन का काम होता नहीं था। उसकी ये बातें सुनकर मैं पल भर मौन रहा था। फिर 1 मास पुराने अखबार उसके सामने रख दिए थे, जिनमें दरार खाई धरती और रोते बिलखते लोगों की तस्वीरें थी। कल दोपहर साईदास अखबार देने आया तो कहने लगा, बाबूजी, मेरी दौड़ समाप्त हो गई है। अच्छा, आज तुम धन्य हुए। तो तेरे मित्र ने तेरे रहने का जुगाड़ कर ही लिया? नहीं। तो क्या वो तेरे साथ वापस जाने को राजी हो गया? नहीं, मेरी पत्नी ने बड़े आश्चर्य से पूछा। तब कैसे समाप्त हुई तेरी दौड़? मैंने अपने दुश्मन की हत्या कर दी। तुमने उसे मार डाला? हाँ, अब मैं उसकी लाश लेकर जा रहा हूँ। ये क्या कह रहे हो साईदास? मेरी पत्नी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। सच कह रहा हूँ बहन जी। कितने दिनों से मैं उसे समझा रहा था कि मुझसे ये पाप मत करवा कि किसान का बेटा होकर मैं खेतों की मिट्टी से दूर रहूं। लोग दाने दाने को मोहताज है और तुम मुझे महलों के सपने दिखा रहे हो। लेकिन वो नहीं माना। कल रात भी उसने मेरे साथ यही झगड़ा किया। वो फिर बातों का जाल बिछाने लगा, लेकिन इस बार मैं बच निकला। रात भर मेरा उससे युद्ध होता रहा और अंत में मैंने उसकी गर्दन टीप दी। मैं और मेरी पत्नी अवाक रह गए। वो कहता गया, उस धोखेबाज की लाश छाती में छुपाकर अब मैं जा रहा हूँ। उस लोभी शत्रु साईदास की लाश, जिसने पिछले 1 साल मुझे कहा कि खाक छनवाई। वो अपनी आंखों के आंसू पोंछने लगा और फिर सिसकते सिसकते कमरे से बाहर चला गया। बाहर आग बरस रही है, तेज लू चल रही है। 2 बजे है। अचानक साइकिल की घंटी टन टन बजती है। अखबार बाबूजी, अंदर ले आओ। 17-18 साल का एक छोकरा भीतर आया है। वो पसीने में सराबोर है। सूखते होठों पर जीभ फिरा रहा है। उसके सिर पर खादी की टोपी है, जिससे निकली उसकी चोटी गर्दन को छू रही है। गले में चांदी का ताबीज़ है। कि जूतियाँ और मुचड़े हुए कपड़े देखकर कोई भी कह सकता है कि वह हमारे पहाड़ों का वासी है। तुम कौन से दास हो भाई? जी,
जी मिल्की दास, तेरे घर पहाड़ में है? जी। अब क्या तेरी दौड़ शुरू हुई है? जी। जी हाँ। मेरे सवालों से घबराकर वो लड़का हड़बड़ा सा जाता है और झट से बाहर चला जाता है। बाहर सड़क के पिघले तारकोल पर वह दौड़ता जा रहा है और उसकी साइकिल की घंटी बज रही है, टन टन टन। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इसी तरह की और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।